दोस्तों कहते हैं जितनी बड़ी चादर हो इंसान को पैर भी उतने ही पसारने चाहिए। जरूरत से ज्यादा होशियारी हमेशा भारी पड़ती है। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आती। और अब यही होशियारी उसके गले की फांस बन गई है। एक तरफ जहां यूएई ने पाकिस्तान का कॉलर पकड़कर अपना कर्ज वापस मांग लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस भयंकर तनाव के बीच भी भारत कैसे बिना शोर मचाए मिडिल ईस्ट में बाजी मारता जा रहा है। भारत के जहाज आखिर किस नए खुफिया रास्ते से सुरक्षित निकल रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ा गेम चल रहा है। दोस्तों, पश्चिम एशिया में इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच भारी तनाव चल रहा है। इस बीच पाकिस्तान कोशिश कर रहा था चौधरी बनने की, लेकिन उसका ये दाव उसी पर उल्टा पड़ गया है। खाड़ी देशों में पाकिस्तान का जो सबसे पक्का और तगड़ा दोस्त था, यानी यूएई, अब वो भी पाकिस्तान को शक की नजरों से देख रहा है। पाकिस्तान के हालिया रवैया से यूएई इतना नाराज है कि उसने साफ शब्दों में कह दिया है, दोस्ती अपनी जगह, तुरंत मेरा कर्जा लौटाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। दरअसल कहानी तब शुरू हुई जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक नाटो जैसा अग्रीमेंट साइन किया था। उस वक्त यूएई के राष्ट्रपति खुद पाकिस्तान में मौजूद थे और शिकार के लिए आए हुए थे। बाद में जब यूएई और सऊदी अरब के बीच तनातनी बढ़ी, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएई के राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच क्या बात हुई ये सार्वजनिक तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने यूएई को सऊदी अरब के साथ शांति रखने का ज्ञान दे दिया। यूएई को ये बात चुभ गई कि जो देश मुझसे भी पैसे मांगता है और सऊदी से भी, वो आज मुझे समझा रहा है कि मैं सऊदी के खिलाफ काम ना करूं। ये था यूएई के लिए पहला झटका। दूसरा झटका ईरान को लेकर लगा। यूएई को महसूस हुआ कि ईरान के मुद्दे पर पाकिस्तान उसके साथ नहीं खड़ा है। बस फिर क्या था, यूएई ने अपना $3.5 अरब का कर्ज तुरंत वापस मांग लिया। शुरुआत में पाकिस्तान ने यूएई को मनाने की बहुत कोशिश की ताकि पैसे ना देने पड़े, लेकिन यूएई का दबाव इतना भयंकर था कि पाकिस्तान को झुकना ही पड़ा। अब पाकिस्तान ने इस कर्ज को अलग अलग किस्तों में चुकाने का फैसला किया है। अगले सप्ताह लगभग $450 मिलियन दिए जाएंगे और फिर महीने के अंत तक बाकी के अरबों डॉलर चुकाए जाएंगे। इस फैसले ने पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार की कमर तोड़कर रख दी है। जो पाकिस्तान मिडिल ईस्ट का चौधरी बन रहा था, उसे अब समझ नहीं आ रहा कि वो सऊदी के पास जाए, यूएई के पास जाए या ईरान के पास। सऊदी अरब भी तब तक पैसे नहीं देगा जब तक पाकिस्तान ईरान पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेता। कुल मिलाकर पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार कहा था कि हम दलाल देश नहीं हैं, और आज इसका सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। एक तरफ ईरान को पाकिस्तान पर इतना शक है कि ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तान में होने वाली एक अहम मीटिंग ये कहकर रद्द कर दी कि कहीं पाकिस्तान उन्हें धोखा न दे दे। ईरान को डर था कि पाकिस्तान उनकी लोकेशन ट्रैक करके इजराइल को दे सकता है और उनके बड़े अधिकारियों पर हमला हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भारत के जहाज धड़ल्ले से निकल रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेल और गैस ले जाने वाले भारत के करीब 18 जहाज यहां से सुरक्षित निकल चुके हैं। आखिर कैसे? दरअसल कमर्शियल जहाजों के लिए एक नया और सुरक्षित रास्ता खोज लिया गया है। ये रास्ता अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से बचते हुए सीधे ओमान की समुद्री सीमा के भीतर से गुजरता है। चूंकि ये जहाज ओमान की सीमा में है, इसलिए ईरान इन पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना ओमान की संप्रभुता का उल्लंघन होगा। मार्शल आइलैंड और पनामा का झंडा लगे कई बड़े क्रूड और एलएनजी कैरियर्स इसी नए रास्ते से यूएई से ओमान होते हुए आगे बढ़े हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देशों के जहाज समंदर में रास्ता बदलने को मजबूर हैं, तब भारत अपने जहाजों को पूरी शान से सुरक्षित कैसे निकाल रहा है? इसे कहते हैं असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इस चोक पॉइंट से भारतीय जहाज कैसे सुरक्षित निकल रहे हैं, इसका खुलासा मशहूर इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन साइमन ने किया है। उनके सैटेलाइट मैप्स और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेटा से एक बेहद रोमांचक तस्वीर सामने आई है। भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी और अरब सागर में अपने कम से कम 3 युद्धपोतों का एक पूरा टास्क फोर्स तैनात कर दिया है। ट्रैकिंग डेटा में साफ दिखा है कि इनमें से एक आईएनएस युद्धपोत कमर्शियल जहाज जग लाड़की को फुल सिक्योरिटी के साथ एस्कॉर्ट कर रहा है। ये युद्धपोत भारत आने वाले एलपीजी टैंकरों और क्रूड ऑयल कैरियर्स के लिए समंदर में एक रक्षक बन गए हैं। लेकिन इस पूरे कूटनीतिक और नौसैनिक अभियान का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या है? वो है एक बिल्कुल नए और सुरक्षित समुद्री रास्ते की खोज। डेमियन साइमन और केपलर जैसे समुद्री डेटा प्रदाताओं ने पुष्टि की है कि तेल और माल ले जाने वाले कई बड़े जहाज अब अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र या ईरानी सीमा, जिसे तेहरान टोल बूथ भी कहा जाता था, से बचकर निकल रहे हैं।
उन्होंने एक ब्रेकआउट किया है और नया रास्ता पकड़ा है। ये नया मार्ग सीधे ओमान की समुद्री सीमा यानी मुसंदम प्रायद्वीप के एकदम करीब से होकर गुजरता है। अब इसका फायदा क्या है? क्योंकि ये इलाका पूरी तरह से ओमान का संप्रभु जल क्षेत्र है, इसलिए ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानून और ओमान की संप्रभुता का उल्लंघन किए बिना यहां किसी भी तरह का सैन्य हमला नहीं कर सकता। ईरान के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। अब इसके नतीजे देखिए। शिपिंग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक इलाके में भारत के 18 जहाज और लगभग 485 नाविक मौजूद थे। जरा सोचिए, एक तरफ जहां पश्चिमी देशों के जहाज या तो डर के मारे रुके हुए हैं या फिर लाल सागर का लंबा और महंगा रास्ता नापने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना के खौफ और हमारी कूटनीति के दम पर ये 18 भारतीय जहाज इस इलाके में सीना तानकर सुरक्षित काम कर रहे हैं। भारत को मिलने वाली ऊर्जा आपूर्ति यानी एलपीजी और कच्चा तेल बिना रुके लगातार आ रहा है। इस पूरी कामयाबी में ओमान के साथ भारत के गहरे रणनीतिक संबंध ट्रूप का इक्का साबित हुए हैं। और तो और, भारत ओमान के रिश्तों को देखते हुए ईरान भी इस पूरी निकासी को अपनी मौन सहमति दे रहा है। अब पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास ऑप्शंस क्या बचे हैं? कुछ नहीं। वो बस हाथ खड़े करके कह सकते हैं कि हम किसी युद्ध में नहीं पड़ना चाहते। एक झटके में यूएई का इतना बड़ा कर्जा वापस जाना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए किसी भूकंप से कम नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान सरकार की चालाकी देखिए। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए पहले ईंधन के दाम आसमान पर पहुंचा दिए और फिर कुछ दिन बाद दाम घटाने का दिखावा कर दिया। दाम घटाने के बावजूद आज भी वहां पेट्रोल 378 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। जब आप दूर की सोच रखे बिना फैसले लेते हैं तो अंजाम ऐसा ही होता है। पाकिस्तान की किस्मत देखिए, यूएई ने तो पैसे मांगे ही हैं, अब चीन ने भी कह दिया है कि हमारी कंपनियों का बकाया तुरंत चुकाओ। पाकिस्तान जिस सीपीईसी 2 के सपने देख रहा था, वो भी अब हाथ से निकलता दिख रहा है। और तो और, अब बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को लेकर अपने सुर बदलने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं असली कूटनीति। बड़े बड़े दावे करने वाला पाकिस्तान आज ग्लोबल मंच पर औंधे मुंह गिर पड़ा है और भारत अपनी साइलेंट कूटनीति से दुनिया को हैरान कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर जब कोई मोहरा एक साथ दो चालें चलने की कोशिश करता है तो अक्सर खुद ही मात खा जाता है। पाकिस्तान के साथ आजकल ठीक ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ उसके डबल गेम से उसके सबसे पुराने खाड़ी दोस्त भड़क गए हैं, दूसरी तरफ देश की जनता महंगाई की आग में जल रही है और तीसरी तरफ डिजिटल जासूसी और लोकेशन ट्रैकिंग का खौफ ऐसा है कि दूसरे देश के नेता पाकिस्तान में कदम रखने से भी डर रहे हैं। अब कूटनीति से निकलकर जरा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखिए, जहां सरकार ने जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक मास्टर प्लान बनाया। हुआ ये कि मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। ऊपर से आईएमएफ का चाबुक चला और पाकिस्तान सरकार को ईंधन पर दी जा रही सारी सब्सिडी रातों रात खत्म करनी पड़ी। नतीजा, अप्रैल 2026 में पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दामों में एक विस्फोटक उछाल आया। पेट्रोल की कीमत में सीधा 42% का इजाफा हुआ और ये 321 रुपए से उछलकर 458 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं माल ढुलाई और किसानी के लिए सबसे जरूरी हाई स्पीड डीजल 55% बढ़कर 335 रुपए से 520 के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। मिट्टी का तेल भी 457 रुपए लीटर हो गया। लेकिन ठहरिए, इस आग के पीछे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं था। पाकिस्तान सरकार ने अपना राजस्व घाटा पूरा करने के लिए पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी को 15 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए कर दिया था। जब पूरे देश में हाहाकार मचा, जनता सड़कों पर आ गई और पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनें लग गईं, तो प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को घबराहट में देर रात देश को संबोधित करना पड़ा। उन्होंने बड़े गर्व से ऐलान किया कि वो जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर घटा रहे हैं। असल में बुनियादी कीमत कम नहीं की गई। आज भी नई कीमत 378 रुपए प्रति लीटर है, जो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ा धोखा तो यह है कि डीजल की कीमत आज भी 520 रुपए ही है। इसका सीधा असर ट्रकों, खेती और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से पर। पाकिस्तान सोच रहा था कि वो इस युद्ध में शांति दूत बनकर अपनी इमेज सुधारेगा, लेकिन उसकी ये कोशिश तब औंधे मुंह गिर गई जब ईरान के बड़े अधिकारियों ने इस्लामाबाद आने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ईरान के टॉप लीडर्स को पाकिस्तान की सुरक्षा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्हें खौफ है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा तो इजरायली या अमेरिकी खुफिया एजेंसियां लोकेशन ट्रैकिंग और खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए उनकी सटीक लोकेशन पता कर लेंगी। ये दर कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, ये आज की कड़वी सच्चाई है।
इस युद्ध में मेटाडेटा और आपके डिजिटल फुटप्रिंट ही हथियार बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये है आज के पाकिस्तान की असली तस्वीर। बाहर दोस्त नाराज हैं, अंदर जनता त्रस्त है और दुनिया उनके देश में कदम रखने से डर रही है। इस पूरी जियोपॉलिटिकल गेम पर और पाकिस्तान के इस 80 रुपए वाले पेट्रोल छलावे पर आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।